वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रेगनेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट पीरियड होता है जिसको अगर हम समझदारी से आगे लेकर चलें तो इस समय पे प्रेगनेंसी के दौरान आने वाली हम 80% से ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल भी कर सकते हैं। प्रेगनेंसी का पीरियड बहुत लोग सोचते हैं कि डिफ़िकल्ट होता है, कठिन होता है। समझदारी से अगर आप टैकल करेंगे तो आपके जीवन का ये सबसे बड़ा सुखमय समय रहने वाला है। और इस चीज़ को व्यक्तिगत तौर से मैं समझ पा रहा हूँ। हमारी पत्नी को अब 8th मंथ शुरू हो रहा है और पिछले 8 महीने जैसी उनकी सहेलियों ने उन्हें बताया था आपकी ऐसी हालत होगी, आपकी वैसी हालत होगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत सुगम तरीके से उनकी प्रेगनेंसी आगे चल रही है। इनफैक्ट उनका जो केस है वो वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड केस है प्रेगनेंसी के अंदर। उसके बावजूद हम उन्हें बचाने में कामयाब हो रहे हैं और आगे सुगम तरीके से बढ़ पा रहे हैं। तो ये आसान चीज़ नहीं है। इसीलिए मैं प्रेगनेंसी के अंदर आपके साथ में उन विचारों को साझा कर रहा हूँ जिसमें अगर कॉम्प्लिकेटेड केस भी हैं तो उनको हम कैसे अच्छे डाइट प्लान से हैंडल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको 1st मंथ से 7th मंथ तक के प्रेगनेंसी का जो डाइट प्लान है, 7वें महीने तक का डाइट प्लान अलग रहता है, 7वें के बाद 8वें और 9वें महीने का जो डाइट प्लान है उसमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। पहले 7 महीने 1st महीने से 7th मंथ तक का जो हमारा डाइट प्लान रहने वाला है वो मैं आपके साथ में इस वीडियो में साझा करने वाला हूं। अगर आप आपकी पत्नी जो है वो कंसीव कर चुकी है, प्रेगनेंसी के अंदर एंटर कर चुकी हैं, तो तुरंत इस डाइट प्लान को फॉलो करके आप होने वाली कॉम्प्लिकेशंस को बहुत हद तक बचा सकते हैं। बहुत सारी गलतियां हैं जो आजकल महिलाएं जो है प्रेगनेंसी के दौरान कर रही हैं और उनको हमें थोड़ा सा समझकर सतर्क होकर आगे सावधानी से बढ़िया तरीके से बढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप कंसीव आपने अभी कर लिया और प्रेगनेंसी के दौरान आपकी डायबिटीज़ बढ़ी हुई है, बीपी बढ़ा हुआ है या कम है बहुत ज़्यादा, थायराइड की आपको प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा मोटापा है, ओबेसिटी है, हाइट आपकी छोटी है और फिर ओबेसिटी है, मेंस्ट्रुअल किसी तरह की प्रॉब्लम्स आपकी चल रही हैं, हीमोग्लोबिन लेवल अपना चेक कराइए। अगर ये कम है, आपको दवाइयाँ लेकर अगर आपने कंसीव किया है तो पहला एरर हमने कर दिया। इस वीडियो के इस अंश को दोबारा से देखिए। जितनी कंडीशंस मैंने आपको बताई है, अगर इन कंडीशंस के साथ में, क्योंकि अभी हम लोग ये गलतियां कर रहे हैं, न्यूली मैरिड कपल जो है वो सीधा प्रेगनेंसी में कंसीव करने में एंटर कर जाते हैं और कंसीव करने का प्रेगनेंसी करने के 2-3 महीने बाद उन्हें पता चलता है कि ये सही तरीके से हमने कंसीव नहीं किया, ये सही टाइम नहीं था, हमें थोड़ी तैयारी करनी चाहिए थी और फिर मेरी पत्नी को कंसीव करना चाहिए था और प्रेगनेंसी में एंटर करना चाहिए था। बहरहाल हमने एक गलती कर दी है, ये हमें पता होना चाहिए। इसीलिए मैंने एक वीडियो जो है बनाई है न्यूली मैरिड कपल्स के लिए। कोई बात नहीं, आप अगर इन कंडीशंस के साथ भी हैं तो भी आपको ये डाइट प्लान 100% मदद करेगा। लेकिन मेरी आपसे विनती है, अगर आपने ये एक्सपीरियंस गेन कर लिया तो आस पड़ोस में जो भी आपके दोस्त हो, मित्र हो, उनको ये बताइए कि भैया हड़बड़ी के अंदर कंसीव और प्रेगनेंसी की तरफ आगे मत बढ़िए, फिट एंड फाइन हो जाइए और फिर प्रेगनेंसी की तरफ आगे बढ़िए, ज़्यादा लाभ होगा। तो मैंने जो चीज़ें आपको बताई हम ये मानकर चलते हैं, क्योंकि अगर हम वर्स्ट केस भी मानकर चलेंगे और उसमें हमारा डाइट प्लान सूट कर रहा होगा तो आगे के केस में भी हमारा सूट करेगा। तो जितनी कंडीशंस मैंने बताई मैं ये मानकर चल रहा हूँ, अगर किसी महिला को इन कंडीशंस में से कोई कंडीशन है भी, तब भी जो डाइट प्लान मैं बताने वाला हूँ वो आपको सूट करेगा और वो आपको मेजर कॉम्प्लिकेशन से पूरी प्रेगनेंसी के दौरान कम से कम 7-8 महीने तक बचा कर रखेगा। तो अब हम आते हैं उस डाइट प्लान में जो हमें प्रेगनेंसी में फॉलो करना है। जो कॉम्प्लिकेशंस मैंने आपको बताई है, अगर वो है या नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं है तो ये डाइट प्लान आपको बहुत अच्छे तरीके से मदद करने वाला है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डाइट प्लान बता रहा हूँ, सुबह से शाम तक का डाइट प्लान बता रहा हूँ। एग्जैक्टली इस डाइट प्लान को आप फॉलो कर लें। हम अपने घर के अंदर महिला के ऊपर जो है ये डाइट प्लान जो है ऑलरेडी 7 मंथ तक टेस्ट कर चुके हैं। यूजुअली आपको पता है वाक्षी वही चीज़ें आपके साथ साझा करती है जिसको प्रैक्टिकल तौर पे हम थोड़ा बहुत अनुभव कर चुके हों और फिर अपनी बुद्धि के अनुसार जो बेस्ट डाइट प्लान होता है वो दे सकते हैं। तो जो चीज़ें मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ ये मैं अपनी पत्नी के ऊपर पहले ट्राई कर चुका हूँ। 7 महीने के उनके जो पीरियड है वो बहुत सुगम और बहुत अच्छा गुजरा है। कॉम्प्लिकेशंस होने के दौरान जो कॉम्प्लिकेशंस मैंने आपको बताई हैं उनमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस उनको है, उसका भी अपना इतिहास है, वो किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, सीखने लायक बात क्या है, बहुत बार हम लोग सोचते हैं ना, जैसा मैंने अभी आज वीडियोस जो आज के समय पे मैं बता रहा हूँ, मैंने अभी आज एक कोरोना की वीडियो बनाई है, आज दूसरी एक वीडियो बनाई है न्यूली मैरिड कपल्स के लिए और एक ये वीडियो बनाई है। तो इन वीडियोस में मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ, जब हमारी परीक्षा होती है, अब हमारी पत्नी को जब हम पहले बोल रहे हैं 1 साल से 2 साल से कि भैया आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा करो, तब नहीं सुनी उन्होंने हमारी।
अब जब वो प्रेगनेंसी में कंसीव कर गई हैं तो उनको समझ में आ रहा है अरे ये तो कॉम्प्लिकेशन है। अब डॉक्टर बोल रहे हैं अरे भैया आपका केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये तो ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि हम इन चीजों का ज्ञान थोड़ा सा रखते हैं तो किसी तरह उस कॉम्प्लिकेटेड केसेस को डॉक्टर्स की गाइडेंस के साथ हैंडल कर पा रहे हैं। अगर इन चीजों का ज्ञान जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, अगर इन चीजों का ज्ञान मेरे साथ नहीं होता तो आज उनका केस वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड केसेस में से एक होता प्रेगनेंसी में। इसमें करी गई गलती वही गलती है कि अगर हम अपनी कंसीव प्रेगनेंसी में घुस जाते हैं और फिर ये गलतियां कर देते हैं तो सोचिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम हमारी खड़ी हो सकती थी। ये तो शुक्र है कि थोड़ी चीजों का ज्ञान है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, तो मैं इससे उनको बचाने में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सफल हो रहा हूं। तो इसीलिए प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले तैयारी करिए। अगर आप कंसीव और प्रेगनेंसी करने में ये सारे एरर्स, बीपी हो गया, डायबिटीज हो गया, थायराइड हो गया, मोटापा हो गया, आपका हीमोग्लोबिन कम है, आपको दवाइयों को लेकर कंसीव करना पड़ रहा है, फलाना करना पड़ रहा है, तो फिर ये सारी चीजों के साथ में प्रेगनेंसी में जाना इंसान के लिए अच्छा नहीं है। उससे पहले इनकी तैयारी करके इनको रिजॉल्व करिए इश्यूज को। प्रेगनेंसी में हाथ बन जाएंगे, कोई ज्यादा मदद कर नहीं पाएगा आपकी। तो हम बताएं अब अपने डाइट प्लान के ऊपर, जो डाइट प्लान हमें फॉलो करना है। अगर इनमें से कोई हमें प्रॉब्लम है तब भी और नहीं है तब भी। डाइट प्लान टाइम के हिसाब से बता रहा हूं। सुबह तकरीबन 6 से 7 बजे तक उठिए। उठते ही तुरंत रसोई में जाइए। जो आपके तांबे के बर्तन में रात भर पानी रखा हुआ था, तांबे के बर्तन के अंदर पानी रखना है जिसमें चांदी के सिक्के डाल दीजिएगा और इस पानी को किसी दूसरे बर्तन में लेके अच्छे से गर्म करिए। आराम से बैठिए। सुबह उठते ही ये थोड़ा सा गुनगुना पानी, हल्का सा ज्यादा गर्म भी हो तो कोई बात नहीं, आराम से बैठ कर आपने पीना है। ये पहला काम आपने किया। पीने के बाद में आप फ्रेश होने जाएंगे। जब फ्रेश होने जाएंगे उसका तरीका क्या है, अब तो इंग्लिश कोमोड पर ही जाएंगे धीरे धीरे। घर में इंग्लिश कोमोड होगा ही, सबके है। उसमें बैठते वक्त नीचे जो एक पटरी होनी चाहिए और आपका जो टांगे हैं ये कितनी घुटने की, मतलब कितने सीने की तरफ आ सकती हैं, ये बैठने की प्रक्रिया है। मैक्सिमम वीडियोस में हमने बताया। तो पैर लटकाकर कोमोड पर नहीं बैठना और इस तरीके से बैठकर जो है मोशन होना चाहिए। जब हम मोशन कर रहे हैं तो हमें यह ध्यान होना चाहिए किसी भी तरह से आपने प्रेशर नहीं लगाना है। वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है सुबह हमारे निष्कासन की, वो नॉर्मल तरीके से होना चाहिए। प्रेगनेंसी में मैं बता दूं कॉन्स्टिपेशन के केसेस बढ़ सकते हैं, तो मैं इस डाइट प्लान में आपको वो तरीके भी बताऊंगा जिससे कॉन्स्टिपेशन प्रेगनेंसी के दौरान नहीं होगी और सुगम तरीके से आप आराम से कॉन्स्टिपेशन को मतलब ना होते हुए आप आगे बढ़ पाएंगे। तो समझ गए अभी तक क्या करा। सुबह तांबे के बर्तन के अंदर गए, तांबे के बर्तन के पानी को हमने गर्म करा, गर्म करने के बाद आराम से बैठ के किया, मोशन गए, कॉन्स्टिपेशन हमें नहीं है, हम फ्रेश होके वापिस आए। वापिस आने के बाद में 2 औषधियां हैं जो आपको लेनी है, आंवला और गिलोय। अगर नेचुरल आपके पास में है, प्राकृतिक है, अच्छी बात है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेना शुरू करें। आंवला अगर नेचुरल है तो उसको आप सुखा सकते हैं, सुखाने के बाद उसका पाउडर कर सकते हैं और ले सकते हैं थोड़ा। गिलोय का हल्का सा पाउडर ले सकते हैं। हमने जो ट्राई करा वो आंवले और गिलोय का जूस था, जो लगातार मैंने 7 महीने उनको पिलाया है। ऑर्गेनिक जूस हमारे पास अवेलेबल था। एक ढक्कन सुबह आधा गिलास पानी में मिक्स करके हमने उनको पिलाया और बहुत बड़ा लाभ कर गया। ये बहुत बड़ी ये जो है हमारे लिए मदद कर गया, बिकॉज ये केस कॉम्प्लिकेटेड केसेस में से एक था, लेकिन आंवला और गिलोय ने बहुत हद तक बचाया। तो मैं आपको ये निवेदन करूंगा, मतलब ये सुझाव दूंगा कि आंवला और गिलोय वन ऑफ द सेफेस्ट हर्ब्स हैं जो प्रेगनेंसी में दी जा सकती हैं। आंवला विटामिन सी का सबसे बड़ा सोर्स बनेगा और गिलोय हमारी जो घर में गृहिणी है उनको वायरल इन्फेक्शंस होने से, प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी गंभीर रोग होने से बचाने में मदद करेगा। अमृत तुल्य बोली गई है गिलोय। तो आंवला और गिलोय का थोड़ा थोड़ा सेवन जो है अभी से तुरंत शुरू कर दीजिए। सुबह खाली पेट आपने आंवला गिलोय पी लिया। उसके बाद आएगा नाश्ते का समय। नाश्ते के अंदर क्या सावधानी रखनी है? नाश्ते के अंदर एक तो सावधानी ये रखनी है कि आपका जो गेहूं है उसका उपयोग थोड़ा कम कर दीजिए। तो गेहूं कम हो जाए और बैनयार्ड मिलेट होता है। बैनयार्ड मिलेट मतलब सामक जिसे हम बोलते हैं, तो सामक का आटा। तो कोशिश करें अगर ये ऑर्गेनिक और अच्छी जगह से हमारे पास आए, कहीं ऐसा ना हो बाजार के सामक के आटे में किसी ने मिलावट कर रखी हो तो दिक्कत हो जाएगी। तो सामक का आटा जो है, अब हमें क्या करना है, जो हमें रोटी बनानी है अपने घर की गृहिणी के लिए जो प्रेग्नेंट विमेन है, गेहूं को थोड़ा कम, मतलब सपोज कीजिए उस रोटी में 1 मुट्ठी गेहूं डाली तो 1 मुट्ठी जो है बैनयार्ड मिलेट की डालिए। उसमें 1 मुट्ठी डाल दीजिए चोकर, व्हीट ब्रैन, गेहूं का ही चोकर हो या ओट्स का ब्रैन आ जाए। ओट्स का ब्रैन तो गेहूं के ब्रैन से ज्यादा अच्छा होता है। तो अब हमारे पास 3 चीजें आई। एक आया हमारे पास में 1 मुट्ठी डाली आपने गेहूं, 1 मुट्ठी डाली बैनयार्ड मिलेट, 1 मुट्ठी डाली आपने ब्रैन की। समझ गए?
इसमें डालिए तकरीबन 1/4 चम्मच मोरिंगा। ये आटे के अंदर आपने डाला। अच्छा, आटे के अंदर मोरिंगा डालेंगे, कई बार गर्मियां होती है खराब हो जाता है, तो क्या करिए, अभी मोरिंगा को साइड में रखिए। 1 मुट्ठी डालिए गेहूं, 1 मुट्ठी डालिए आप सामक के चावल का आटा, बैनयार्ड मिलेट का आटा, उसी के अंदर डालिए आप थोड़ा सा व्हीट ब्रैन या ओट्स ब्रैन, दोनों में से कुछ भी मिल जाए, क्योंकि वो फाइबर का बहुत बड़ा सोर्स है और हमें फाइबर महिलाओं को देना है, वरना कॉन्स्टिपेशन के केसेस अननेसेसरी होंगे और उल्टी सीधी चीजें हमें देकर कॉन्स्टिपेशन क्लियर कराना पड़ेगा, वो हम नहीं चाहते। तो उसी में थोड़ा सा फाइबर एक्स्ट्रा कर लीजिए। रोटी के अंदर फाइबर ज्यादा होगा तो महिला को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आपकी रोटी बनी। इसका जब आप बेली बनाएंगे, है ना, जब आप वो पहली रोटी के लिए जो आप बेली बनाएंगे उसके अंदर जो है आप डाल दीजिए थोड़ा थोड़ा मोरिंगा। अब अगर महिला जो है 2 रोटी 3 रोटी खाती हो, मतलब पूरे दिन के अंदर आपको आधा चम्मच तक मोरिंगा का पाउडर जो है हमारी महिला तक चला जाए, गृहिणी तक चला जाए, ये हमें प्रयत्न करना है। तो रोटी बनाने का तरीका आपको पता चला। कोशिश ये करनी है स्वाद अनुसार, गेहूं जितना कम हो और बैनयार्ड मिलेट का आटा जितना बढ़ता जाएगा उतना आपके लिए वो रोटी जो है वो बढ़िया होती जाएगी, अच्छी होती जाएगी, आपको ताकत देगी। दालों के अंदर जितनी भी धुली दालें हैं, लाइट दालें हैं, मूंग धुली हो गई, मसूर धुली हो गई, इनका उपयोग ज़्यादा करना है। अगर आप काबुली चना, राजमा, उड़द की दाल, इनका उपयोग ज़्यादा करेंगे तो कई बार प्रेगनेंसी में गैस उत्पन्न होती है, महिला को पता नहीं चलता, वो बोलेंगी आपको कि मुझे दर्द हो रहा है, आप उनको उठाकर डॉक्टर के पास ले जाओगे, रहेगा वो केवल गैस का दर्द। तो ऐसी चीजें ना आए तो पहले दिन से ध्यान रखना है कि हमारी जितनी भी डाइट है वो पौष्टिक आहार हो और वो लाइट हो। लाइट होगा अगर हम मसूर और मूंग की धुली दालें जो हैं इनका, छिलका दाल और धुली दालों का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे, तो ये दोनों दालें प्रेगनेंसी में आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली हैं। तो यह हुआ आपका जो ब्रेकफास्ट, लंच और जब भी आप मील प्रिपेयर करेंगे उसमें रखने वाली सावधानी हो गई आपकी। बहुत ज़्यादा तीखा खाना नहीं, नॉर्मल खाना हमें बनाना है। अच्छा, जब इनकी सब्जी बन रही होगी तो कोशिश करिए लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल करें। बर्तनों का अपना बहुत अच्छा उपयोग होता है। बर्तनों में उनको चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया जा सकता है, तो चांदी के बर्तनों को, वैसे इस पॉइंट को मैं और पुष्टि कर लूंगा क्योंकि मैं चांदी के बर्तनों का उपयोग करके मैंने नहीं खाना खिलाया, फिर भी एक पॉइंट मेरी खुद का ज्ञान ये बोलता है कि चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया जा सकता है, लेकिन इसको हम वेरीफाई कर लेंगे। प्रेगनेंसी का केस है, ऐसे ही बिना चीज़ों को जिनको परखा ना हो तो कहना ठीक नहीं है। चांदी के बर्तनों को एक बार दोबारा सोच लेंगे, लेकिन जो कढ़ाई है आपकी जिसमें उनकी रोज की सब्जी बनती है उसको लोहे की कढ़ाई रखना है, उससे उनको नेचुरल आयरन मिलेगा। लोहे की कढ़ाई का सिद्धांत आप जानते हैं, इसमें खाना बनेगा लेकिन ज्यादा देर तक रखा नहीं जाएगा। तो खाना बनाएंगे, बनाने के बाद किसी दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे और फिर जो है हम गृहिणी को ये सर्व कर देंगे सब्जी। तो इससे उनको खाने के दौरान नेचुरल आयरन मिल गया। सुबह ब्रेकफास्ट के बाद उनको देना है नेचुरल आयरन की टेबलेट्स। मैंने उनको नेचुरल आयरन की टेबलेट्स जो हैं वो दी हैं। हालांकि बाजार में जो डॉक्टर्स लिखते हैं वो भी 1-2 टेबलेट मैंने सुरक्षा के लिए दी थी, बट इसका सिंपल तरीका है हीमोग्लोबिन की जांच करना। मेरे हिसाब से तो जो ऑर्गेनिक के अंदर जो नेचुरल तरीके की चीज़ें हमें ज़्यादा देनी है, क्योंकि जो बाजार में मिलती हैं मेडिसिन उसमें डॉक्टर्स का खुद का कहना है कि वो आयरन जो है उसके कुछ ना कुछ थोड़े बहुत होते हैं साइड इफ़ेक्ट्स। वो एलिमेंटल आयरन होता है, बॉडी में ढंग से एब्जॉर्ब नहीं होता और ये भी थोड़ा सा अंतर रहता है। तो मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि अब हमारे पास में, मेरे को 5वें-6ठे महीने में ही ऑर्गेनिक स्टोर में हमारे एक अच्छी आयरन की टेबलेट आई थी जो नेचुरल सोर्स से आयरन निकाल कर हमें दे रही थी। मैंने वो खिलानी शुरू कर दी है, अच्छी प्रेगनेंसी निकली है। और तरीका सही है कि आयरन हमारा ठीक काम कर रही है या नहीं कर रही है टेबलेट, वो पता करना बड़ा आसान है। वो आप हर 3-4 महीने में जब उनका ब्लड टेस्ट होगा तो हीमोग्लोबिन लेवल बता देगा कि हमारी महिला के अंदर पर्याप्त रूप से आयरन जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो मेरे हिसाब से तो जो ऑर्गेनिक आयरन की टेबलेट्स हमारे पास हैं वो पर्याप्त हैं, जो नाश्ते के बाद उनको दी जा सकती है। 1 या 2 टेबलेट्स ये दी जाती हैं। तो ये आपका नाश्ता हो गया। जब लंच आप करेंगे तो क्या करें? अगर आप दिल्ली NCR में हैं तो हम आपको ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उपलब्ध करवा पा रहे हैं। छिक्कर अच्छी सीजनल ऑर्गेनिक हरी सब्जी एंड फ्रूट्स उनको खिलाना है। अब ये ऑर्गेनिक है तो बहुत अच्छे से खिलाओ क्योंकि सुरक्षित है, इंजेक्शंस लगे नहीं हुए, उल्टे सीधे काम उसमें नहीं हुए। अगर आप दिल्ली NCR से कहीं बाहर हैं थोड़ा सा आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। आसपास कोई इंसान अच्छे से बढ़िया से चीज़ें उगा ले तो ठीक है, अगर तो ऑर्गेनिक की गारंटी मिल जाए तो बहुत अच्छे से खिलाओ। जितना फ्रूट खिलाओगे, जितनी हरी सब्जियां खिलाओगे उतना महिला को लाभ होने वाला है।
अगर वो ऑर्गेनिक की गारंटी नहीं है तो नियमित मात्रा में खिलाओ, थोड़ी थोड़ी खिलाओ। स्पेशल जो है ऑर्गेनिक फ्रूट एंड वेजिटेबल पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना। कल को अगर उसमें इंजेक्शन लगे हुए या कलर्स हुए या नुकसान हुआ तो उतना ही हमें नुकसान वापस हो जाएगा। इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है। हरी सब्जियां और फ्रूट उनके लिए वरदान है, प्रोवाइडेड कि उनमें गलत तरीके से इंजेक्शंस, क्योंकि अभी जितने तरबूज खरबूजे जितने आ रहे हैं सबकी बेलों के अंदर ही इंजेक्शन लगाए जा रही है ऑक्सीटोसिन के, और हार्मोन का अगर हमारे बॉडी के अंदर बैलेंस ऊपर नीचे हो गया तो फिर दिक्कत आएगी। तो ऑर्गेनिक की तरफ थोड़ा कोई एक विश्वसनीय इंसान हो, कोई किसान हो, ऐसे को थोड़ा आसपास ढूंढ लें। पैसे थोड़े लग जाएं कोई बात नहीं, लेकिन ऑर्गेनिक फ्रूट एंड वेजिटेबल हमारे घर में आना शुरू हो जाए, इसका हमें प्रयत्न करना है। ब्रेकफास्ट लंच डिनर में भी इस टाइम पे हमारे घर के अंदर राशन ऑर्गेनिक आ रहा हो, इसका हमें प्रयत्न करना चाहिए। जितना यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड इस समय पे आपके शरीर में कम जाएगा अच्छा है। तो ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो लंच ब्रेकफास्ट में तो हमने एक अच्छी मील दी थी उनको, और लंच के अंदर हमने जितना अगर ऑर्गेनिक मिल जाए बहुत बेहतरीन है। फ्रूट एंड वेजिटेबल बहुत अच्छे से उनको खिलाइए। दोपहर की डाइट में तो समझिए खाना अगर नहीं है और वेजिटेबल और फ्रूट ही वो बहुत अच्छे से खा रहे हो, खीरा उनके लिए सर्वोत्तम है। अगर गर्मियों का टाइम है तो तरबूज और खरबूजा ये बहुत अच्छा है उनके लिए, आप समझ गए। चकुंदर उनके लिए ऑर्गेनिक मिल जाए तो बहुत अच्छा है उनके लिए। और सर्दियों में भी है तो थोड़ी सी धूप होगी, उस टाइम पे आप सर्दियों के भी सीजनल फ्रूट वेजिटेबल उनको खिला सकते हैं, बहुत लाभ करेंगे। तो ये हो गया। चाय वगैरह जितनी कम हो सके कम करने की कोशिश करें। अगर अभी भी आदत है तो उस आदत को थोड़ा कम करना है। डिनर के अंदर क्या करना है, डिनर के अंदर सुबह मैंने आपको बैनियार्ड मिलेट के आटे की रोटी बताई थी। रात को कोशिश करनी है कि हर रोज नियमित थोड़ा सा दलिया खाना है। किसका खाना है? बैनियार्ड मिलेट का ही दलिया खाना है, सामक के मिलेट का। तो सामक का मिलेट जो है इसका दलिया हम जितना खाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। कोशिश करनी है, अगर दलिया अच्छा नहीं लगता तो सुबह वाली मील को दोबारा रिपीट कर लो, लेकिन कोशिश ये करो कि खाने से पहले हम हर रोज थोड़ा बहुत इसका बना हुआ दलिया अच्छे से खाएं, इसका हमें प्रयत्न करना है। अब इसके अलावा कुछ चीज़ों का जो विशेष ध्यान रखना है वो मैंने आपको बताया कि जितना राशन इस समय पे आ रहा है ऑर्गेनिक फूड्स को कोशिश करिए, फ्रूट एंड वेजिटेबल कोशिश करिए मैक्सिमम खिलाइए, और ऑर्गेनिक आ जाए तो बहुत बढ़िया। कढ़ाई मैंने आपको बता दी लोहे की होनी चाहिए, शुद्ध लोहे की कढ़ाई होगी तो बहुत अच्छा। चांदी के बर्तनों को मैंने लिख रखा है, पुष्टि करने की थोड़ी सी है, मैं किसी और वीडियो में शायद पुष्टि कर दूं, एक बार दोबारा कंफर्म कर लेते हैं। 99% मेरे हिसाब से तो सेफ है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं आएगी। फिर भी बड़े बुजुर्गों से एक बार चर्चा कर लेंगे इसके बारे में। वैसे ही आपसे बात करते करते मेरे दिमाग में आया, क्योंकि इसको प्रैक्टिकली मैंने करके नहीं देखा है, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये सूट करेगा। जो दूध आ रहा है, अब दूध महिला को पिलाना बहुत ज़रूरी है। पहले ज़माने में तो कैल्शियम का सोर्स बोलते थे, पुराने जितने ग्रंथ देखेंगे उसमें प्रेगनेंसी के दौरान पहले 7-8 महीने में दूध की महिमा सबसे ज़्यादा बताई गई है, देसी गाय का दूध। अगर आप उन सौभाग्यशाली लोगों में से एक हैं जिनके आसपास कोई गौशाला है, हाथ जोड़कर विनती है, देसी गाय का दूध ज़रूर मंगवाएं और देसी गाय का दूध पिलाएं महिला को। कम से कम रात को 1 गिलास दूध पी के वो सोएंगी तो बहुत बढ़िया है। सुबह खाने के साथ में उनको देसी गाय के दूध से बनी हुई दही खिलाएं। दही से ही आपकी वो छाछ बन जाती है, मिक्सी के अंदर डालोगे, थोड़ा पानी डालोगे, घुमा दोगे तो इसकी एक छाछ टाइप बन जाएगी। वैसे तो छाछ बनने की प्रक्रिया अलग होती है, वो छाछ मिल जाए तो सर्वोत्तम है। जो मक्खन, नोनी मक्खन बनते हुए छाछ निकलती है वो तो बहुत ही बेहतरीन होती है, लेकिन अगर वो नहीं भी है तो देसी गाय का दूध मंगवाओ। मंगवाने के बाद इसकी दही जमाओ और इससे जो छाछ बनती है जीरा और नमक डालकर, ये आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगी। तो ये जो छाछ हो गई, ये जो दही हो गई, ये जो है महिला को ज़रूर खिलानी है, गृहिणी को ज़रूर खिलानी है, इसका ध्यान रखना है। 5 चीज़ों का और विशेष ध्यान रखिए अपने खाने में। अगर आप ऑर्गेनिक फूड की किट नहीं मंगवा रहे, वैसे तो वाक्षी ने 5000 की किट पूरी अनाउंस की हुई है, जो मिनिमम राशन है घर के अंदर होना चाहिए हमारे ऑर्गेनिक, ताकि आगे जाके हमें दुविधा ना आए। तो वो सिंप्लिसिटी के लिए हमने किट बनाई हुई है। अगर हम वो किट नहीं भी मंगवा रहे तो 5 चीज़ों का ध्यान रखना पास के ऑर्गेनिक स्टोर से जो आपको लेकर आनी है। नमक की जगह आपके घर में सेंधा नमक तुरंत शुरू हो जाना चाहिए यूज़ करने के लिए। उस बहस में मत पड़िए कि आयोडीन होगा नहीं होगा। मेरे घर में पिछले 3 साल से केवल सेंधा नमक खाया जा रहा है, मैंने नॉर्मल नमक खाने ही नहीं दिया और मेरे घर में आयोडीन से संबंधित कोई समस्या नहीं हो रही। मैं अपने ऊपर हर तरह के प्रयोग करने को तैयार हूं जन कल्याण के लिए। मैं आपको 10 साल तक लगातार सेंधा नमक खाकर दिखाऊंगा और मेरा ये प्रयत्न है, मेरा ये पूरा हुआ है। अब आप 10 साल बाद विश्वास करें, अभी विश्वास करें,
99% मुझे गारंटी है, मैं सेंधा नमक के ऊपर अपने जीवन में पूरा आगे निर्भर हो चुका हूं। मैंने नॉर्मल नमक को 2 साल से नहीं खाया। मेरे घर में किसी इंसान को नमक से संबंधित कोई समस्या नहीं आई। 10 साल तक मैं सेंधा नमक खाऊंगा, मैं शायद प्रूव करने में कामयाब हो जाऊंगा। और 10 साल बाद जब मैं वीडियो बनाऊंगा तब यही बताऊंगा कि सेंधा नमक 10 साल तक मैं लगातार खा चुका हूं। निश्चित होकर आप आगे बढ़िए और सेंधा नमक खाइए। तो किसी ऑर्गेनिक स्टोर से, ट्रस्टेड सोर्स से सेंधा नमक लाइएगा। सेंधा नमक में ईरानी नमक की मिलावट होती है, वो काम ना हो बस। तो नमक की जगह सेंधा नमक को शुरू कर दीजिए। प्रेगनेंसी के दौरान जब 5वें 6ठे महीने में बीपी शूट अप करेगा, उसमें नमक का रोल अहम आने वाला है। उस समय पे ये सेंधा नमक आपको बचाएगा, नॉर्मल नमक नहीं बचाएगा, ध्यान रखना। उस समय पे डॉक्टर आपको बोल देंगे नमक को कम कर दो, बात समझ गए। और कम बीपी जाएगा तो कहेंगे थोड़ा सा नमक बढ़ा दो, ये चीजें चलेंगी। लेकिन जो सेंधा नमक जिसके घर में इस्तेमाल होता है, वहां ये समस्या नहीं आने वाली। बीपी ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, सेंधा नमक उसको संभाल लेगा। इतना दम है सेंधा नमक में प्रेगनेंसी के दौरान। तो इसलिए मैं कह रहा हूं नमक की जगह सेंधा नमक हो सके तो शुरू कर लो। इट्स अ मच बेटर ऑल्टरनेटिव एज कंपेयर टू ऑल द एविडेंस जो हमारे पास अभी अवेलेबल है नॉर्मल नमक के लिए। तेल जितना और घी जितना इस्तेमाल होता है, हाथ जोड़कर विनती है, बाजार के तेल और घी को मत लाओ। पाम ऑयल की एडिशन होती है। कोई भी पास में ऑर्गेनिक स्टोर है तो वहां से आप ले आओ कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। ऑर्गेनिक स्टोर से मिलने वाले आपको ढंग के मिलेंगे, अच्छे वो सर्टिफाइड ले आओ आप जो तेल होते हैं, और वो आपको बढ़िया मिलेंगे। घी देसी गाय की गौशाला से जहां से दूध आता है वहीं से घी मंगवाइए, मत मंगवाइए इधर उधर का घी। गंदा घी मत खिलाइए, नुकसान करेगा भयंकर। चीनी बंद कर दीजिए तुरंत। खांड शुरू करनी है प्रेगनेंसी के दौरान, चीनी नहीं खिलानी, खांड खिलानी है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। गुड़ और शक्कर ज्यादा नहीं खिला पाओगे। पहले 7वें महीने में हर उस चीज को अवॉइड करना है जिसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है, आप समझ गए। तो इसीलिए खांड और मिश्री खिला सकते हो, गुड़ शक्कर नहीं खिला पाओगे ज्यादा, है ना। तो उसके अंदर हम खांड और मिश्री खिलानी है चीनी की जगह पे। इसके अलावा जो आपको ये हमारे पास में नमक हो गया, हमारे पास में चीनी हो गई, हमारे पास तेल हो गया, हमारे पास घी हो गया। बाकी तो शहद है, शहद का तो यूज हम नहीं करेंगे ज्यादा। तो शहद प्रेगनेंसी के अंदर ज्यादा नहीं खिलाया जाता पहले 7वें महीने में। तो ये मैंने आपको मुख्य तौर पर कुछ चीजें हैं जो बताई हैं, इन चीजों का ध्यान रखना है। अगर कॉन्स्टिपेशन, अब 2-3 कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो नॉर्मल प्रेगनेंसी में हल्की सी महसूस होगी। हो सकता है महिला कभी आपको कंप्लेंट करें कि मेरे शरीर के ऊपर इचिंग हो रही है। क्या होता है प्रेगनेंसी के दौरान, जो महिला है उसकी स्किन के ऊपर ड्राइनेस बढ़ेगी। अब जब ड्राइनेस बढ़ेगी तो उसके शरीर के ऊपर इचिंग भी बढ़ सकती है। अब इचिंग बढ़ेगी, आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर घबराएगा क्योंकि एलेग्रा दे नहीं सकते। नॉर्मल तो आपके शरीर पे जब खारिश होती है तब एलेग्रा दी जाती है, प्रेगनेंसी में एलेग्रा नहीं है, ज्यादा नहीं दे सकते, साइड इफेक्ट हो जाएगा। तो उस समय पे क्या करना है, एक तो क्या करिए, जब महिला जो गृहिणी है वो नहाकर, जब भी नहा लेती है, नहाने के बाद में वो कोकोनट ऑयल के अंदर कैस्टर ऑयल को थोड़ा मिक्स कर लीजिए। कोकोनट ऑयल प्लस कैस्टर ऑयल थोड़ा मिक्स कर लीजिए। ये ऑयल वो अपने शरीर पे हर रोज लगाया करेंगी। इससे क्या है, नेचुरल तरीके से उनके शरीर पे ड्राइनेस कम होगी। ड्राइनेस कम होगी तो खारिश भी कम होगी। तो नेचुरल तरीके से आप इचिंग को कंट्रोल कर लेंगे। चलिए मान लेते हैं कि कईयों के अंदर थोड़ा सा कई बार ज्यादा रिएक्शन होता है और किसी तरह से इचिंग ज्यादा हो जाए। उस केस में ध्यान रखिएगा, बाजार में जाना है, कैलामीन लोशन लेकर आना है। कैलामीन लोशन अच्छी कंपनी का लेकर आइएगा। आप जाके नॉर्मल केमिस्ट को बोलिएगा भैया कैलामीन लोशन दे दो और अच्छी कंपनी का देना, किसी बढ़िया कंपनी का। तो वो कैलामीन लोशन देगा, इसके अंदर ग्लिसरीन ऐड कर देना। केमिस्ट जो ग्लिसरीन देगा वो भी चल जाएगी, ऑर्गेनिक ग्लिसरीन हो तो ज्यादा अच्छा है। तो ये मिक्स करके, ये जैसे ही आप उनकी बॉडी पे लगाएंगे तो उनकी बॉडी के ऊपर आपको जो ये खारिश हो रही है, या जो कोई, कई बार क्या होता है महिला को मच्छर काट गया, कोई आपको लगता है कि वो कोई बाहर से डेंगू, वो मतलब वो होता है ना, वो भीड़ होती है, डेंगू होते हैं, वो काट जाता है। तो ये सब चीजें अगर काट जाती हैं, मच्छर वगैरह काट जाता है, तो दवाइयां तो दे नहीं सकते प्रेगनेंसी में। ये कैलामीन लोशन ग्लिसरीन के साथ में मिक्स करके आप बॉडी पे लगाओगे तो बहुत सारी चीजों से आपको बचा लेगा। कभी आपको लगता है शरीर के ऊपर थोड़ी सी रेडनेस हो गई, किसी कीट पतंगे ने काट लिया, तुरंत कैलामीन लोशन विद ग्लिसरीन लगा देना चाहिए। दवाइयां तो देंगे नहीं, एंटीबायोटिक एंटी इन्फ्लेमेटरी हम देंगे नहीं अननेसेसरी प्रेगनेंसी में। तो एक नेचुरल तरीका मैंने आपको बताया जिससे आप इस तरह की इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कैलामीन प्लस ग्लिसरीन मदद करेगा। नारियल तेल कैस्टर ऑयल के साथ में लगाओगे, ये शरीर के ऊपर ड्राइनेस को कम करने में मदद करेगा। कॉन्स्टिपेशन अगर होती है तो नेचुरल तरीके से कॉन्स्टिपेशन, वैसे तो मैंने आपकी डाइट प्लान में रात को दलिए को डलवा दिया, तो रात को दलिया खाने से क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन और कब्ज होने के चांसेस बहुत कम है। और दूसरी चीज क्या है, गुलकंद का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर डायबिटीज नहीं है, अगर प्रेगनेंसी में डायबिटीज नहीं है तो गुलकंद का इस्तेमाल कर सकते हैं, गुलकंद खिला सकते हैं। वो ठंडी तासीर का भी होता है और कॉन्स्टिपेशन में भी आपको थोड़ा बहुत आराम देगा, नुकसान नहीं करेगा।
कॉन्स्टिपेशन को रोकने के ये 1-2 तरीके हैं। सुबह उठकर हर रोज सुबह आपको पानी पिला ही रहे हैं ताकि डिटॉक्सिफिकेशन अच्छे से होता रहे। तो बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो प्रेगनेंसी में मैंने मुख्य रूप से इस वीडियो के अंदर आपको कवर करा है, स्टेप बाय स्टेप इन सारी चीज़ों का ज्ञान लेकर आराम से आगे बढ़ें। बहुत ज़्यादा डरे नहीं, आप समझ रहे हैं, क्योंकि मैं ये बता दूं कि अभी जो हम प्रेगनेंसी के दौरान चल रहे हैं, हम मतलब ये सोच करके हम बहुत बेहतर प्रिकॉशन ले रहे हैं, हम अननेसेसरी दवाइयों के लोड ही ज़्यादा बढ़ा देते हैं। आयरन का कैप्सूल जो महिला को दे रहे हैं वो बाजार का एलिमेंटल आयरन है। कैल्शियम में दूध का तो कोई फ़ायदा नहीं है, बाजार का दूध गंदा दूध आ रहा है, वो तो कैल्शियम दे ही नहीं रहा, फिर भी पिलाए जा रहे हैं। मैं अब आपको उन गलतियों के बारे में बता रहा हूं जो आज की महिला प्रेगनेंसी के दौरान कर रही हैं। वीडियो हमारी एंड हो चुकी है, आप उतने को देख के आगे जा सकते हैं, बंद कर दीजिए। कुछ गलतियां हैं जो मैंने नोटिस करी हैं, जो मैं आपको अभी कहूंगा कि देखिए आपने अपनी प्रेगनेंसी में कितना बुरा हाल कर रखा है। उसके बावजूद हम डिलीवरी तो कर रहे हैं लेकिन बच्चा हेल्दी नहीं होता। तो उसके लिए कुछ रीजंस है, मैं आपको बता दूं। अब आप समझिए, पहली बात हम दूध पे आते हैं। आपको पता है मिलावटी दूध है, गंदा दूध है, ऊपर से डॉक्टर आपको क्या कह देता है कि दूध दही ज़्यादा खाओ। ये और गलत हो जाता है, समझ गए। पहले हमें पता है कि दूध तो नकली है, इसके तो सारे एविडेंसेस हैं हमारे देश के अंदर। ऊपर से हम ज़्यादा दूध और दही महिला को खिला रहे हैं, वो और ज़्यादा नुकसान करता है। उसके बावजूद डिलीवरी तो हो जाती है लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हमने शरीर के साथ क्या डैमेज किया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पास की गौशाला से देसी गाय का दूध का प्रबंध करना होगा आपको, और वो उसको करने में जो हम मदद कर सकते हैं हम करेंगे, नहीं तो ढूंढिए, प्रयत्न करिए। जो मेहनत करता है उसी को मिलता है। पास की कोई ना कोई गौशाला को ढूंढिए, मिल रही हैं, देश में खुल रही हैं अब गौशालाएं, तो ऐसी गौशालाओं को खोलिए और वो दूध दही ही पिलाइए महिला को। दूसरी बात, घर में तेल जो है, अब ये बाजार के विज्ञापन वाले तेल हैं, इनमें 20% तो पाम ऑयल मिला हुआ है। अब ये वाले तेल का इस्तेमाल कर रहे हो, महिला को कितना नुकसान हो रहा है, हमें पता ही नहीं है कि हम क्या जहर खिला रहे हैं। लेकिन गंदा घी मार्केट का मिल रहा है। कई लोग प्रेगनेंसी होती है सोचते हैं महिला को ज़्यादा घी खिला दूं। अरे जब घी मिलावटी है तो वो तो बेचारी को नुकसान करेगा, फायदा थोड़ी करेगा। फलों के अंदर इंजेक्शन लग रहे हैं, ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लग रहे हैं, सैक्रिन के इंजेक्शन लग रहे हैं। किसी फल वाले को पकड़ लो और उससे पूछ लो, वो खुद आपको बोल देगा सर इंजेक्शन लगते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। हमें पता है ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लग रहे हैं और हम फल और फ्रूट की तादाद इस टाइम पे और बढ़ा देते हैं। तो अगर हमारे पास शुद्ध चीजें नहीं है, मेरा आपसे ये निवेदन है थोड़ी थोड़ी मात्रा में खिलाओ। फिर उनको ये मत सोचो कि मेरे को प्यार के अंदर, क्योंकि प्रेगनेंसी हुई है, घर वाले सोच रहे हैं वही पुराने 30 साल। अब बड़ों को घर के अंदर वैसे तो पूछते नहीं है, लेकिन जब प्रेगनेंसी होगी तो बड़ों के पास जाएंगे। बड़े तो अपने 30 साल पुराने अनुभव से ही कहेंगे कि बच्ची को दूध दही ज्यादा खिलाओ, सब्जी फ्रूट ज्यादा खिलाओ। अब 30 साल पहले तो शुद्ध था, अब तो उसमें मिलावट शुरू हो गई भयंकर। अब आप मिलावटी चीज को ज्यादा खिलाओगे तो नुकसान करेगी, बैकफायर कर जाएगी। अब बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है लेकिन हमें पता ही नहीं होता इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये रीजन तो डॉक्टर भी नहीं बताने वाला आपको। तो ये कॉमन सेंस से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो इसीलिए चीजों को शुद्ध करना इस टाइम पे बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो एक तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये गलत कर रहे हैं हम, हमारे खाने के अंदर ही सबसे भयंकर मिलावट है और प्रेगनेंसी के दौरान हम उस खाने को दुगना कर देते हैं, और दुगना होगा भी क्योंकि भूख तो लगेगी महिला को। और मिलावटी खाना इस टाइम पे हम दुगना उनको खिलाएंगे, बच्चे को तो नुकसान होगा। तो हमें उस खाने को ही शुद्ध कर देना है और तब महिला को कहना है कि आप अच्छे से खाइए, पवित्र और बढ़िया शुद्ध खाना खिलाएंगे तभी फायदा होगा। अच्छा, एक चीज इसके अंदर रह गई जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो अभी बना चुका हूँ। कोरोना काल वाली वीडियो मैंने आज ही बनाई है, अगर आपने नहीं देखी तो जरूर सीखिए। उसमें मैंने एक वीडियो बनाई है, लर्न फ्रॉम कोरोना, उस वीडियो को जरूर देखिए। उसके अंदर भी बहुत अच्छी बातें हैं जो आपको सीखने को उसके अंदर मिलेंगी। अब आप ये समझिए, 3 कॉन्सेप्ट को महिला को इस समय पे वो वीडियो जरूर दिखाइए। एक तो लर्न फ्रॉम कोरोना दिखा दीजिए वीडियो, एक वीडियो दिखा दीजिए जिसके अंदर मैंने बताया नाम जपना, कीरत करना और वंद चखना, ये 3 शब्दों की महिमा माँ को पता हो प्रेगनेंसी के दौरान, और वो उसका अनुसरण करना अभी शुरू कर दे। अगर प्रेगनेंसी के 7 महीने 8 महीने तक आपने इस तरह की चीजों का अनुसरण करना शुरू कर दिया, नाम जपना, कीरत करना और वंद चखना पे पकड़ बना ली, होने वाली संतान आपकी ब्रिलियंट होगी ही होगी। और इसका भी हम आपको प्रूफ जो है, क्योंकि अब घर में प्रेगनेंसी चल रही है, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरी तरफ से 7 महीने में जो प्रयत्न हम कर सकते थे उसको काफ़ी 100% परफेक्शन तो किसी को नहीं होती, हमने प्रयत्न किया है। ये होने वाली संतान से पता चलेगा कि ये जो प्रयत्न किए गए हैं ये सही दिशा में किए गए कि नहीं। मैंने क्या प्रयत्न किए स्पिरिचुअल लेवल पे मैं बता दूं, मैंने अग्निहोत्र यज्ञ 4थे महीने में शुरू कर दिया था। मेरी पत्नी जो प्रेग्नेंट थी तो अग्निहोत्र यज्ञ मैं 2 टाइम नहीं कर पा रहा, जबकि उसको सूर्य उदय और सूर्यास्त पे किया जाता है। अग्निहोत्र यज्ञ के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो वाक्षी के साथ में सर्च कर लो, हमारी वीडियो की लिंक्स में मिल जाएगी आपको। अग्निहोत्र यज्ञ पिता कर सकता है, माँ कर सकती है। सूर्य उदय सूर्यास्त पे जरूर करो,
इसके बहुत बढ़िया लाभ हैं। मुझे जो लाभ प्रैक्टिकली महसूस हुए हैं वो ये कि मेरे परिवार के हर सदस्य के अंदर आध्यात्मिकता बढ़ गई है। मतलब मेरे परिवार के सदस्यों में ये समझिए, जो मेरे बाकी सदस्य थे परिवार के, वो भगवान का नाम तक ज़्यादा नहीं लेते थे। ठीक है, पापी भी नहीं थे, लेकिन बहुत ज़्यादा नाम नहीं लेते थे। बट मैं पिछले 15-20 दिनों से देख रहा हूँ, एवरीबडी इज़ नाउ गेटिंग इन्वॉल्व इन लर्निंग समथिंग स्पिरिचुअल। तो इसने हमारे घर की ऑरा को चेंज करने में मदद कर दी है अग्निहोत्री यज्ञ ने। तो मैं चाहूँगा कि जिनके घर में प्रेगनेंसी है पहले 7 महीने में, माता या पिता में से कोई एक सुबह का तो कर ही सकते हो ना, नौकरी पे भी 9-10 बजे ही जाओगे, तो मेरा भी जीवन का शेड्यूल बहुत बिजी रहता है पूरे दिन का, लेकिन सुबह मैं अग्निहोत्री यज्ञ करने के बाद ही निकलता हूँ, कोशिश करता हूँ। मेरे को बेनिफिट हुए हैं, इसलिए बता रहा हूँ, अग्निहोत्री यज्ञ को सीख लो। 5 मिनट का समय लगता है और इसको ज़रूर करो। अपने घर पे होने वाली संतान पे और माँ के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। दूसरी चीज़ जो स्पिरिचुअल लेवल में आपको करनी है वो ये कि माँ जब खाना खाए तब वो वीडियो के माध्यम से रामायण देखे, गीता देखे। रामायण को तो चला सकते हो आप लगातार, 6-7 महीने तक लगातार आराम से चलती रहेगी। माँ खाना खाते हुए या खाना बनाते हुए, ये 2 काम अगर आपके घर में गृहिणी कर रही है इस समय पर, वो नाम जपने को और रामायण को, इन चीज़ों का अनुसरण ज़रूर कर रही हैं। अगर इन ग्रंथों का अनुसरण कर रही हैं और विचारों को लेकर आ रही हैं उस समय पे जिस वक्त वो भोजन कर रही हैं या भोजन बना रही हैं, तो इसका इफेक्ट 2 गुना 3 गुना बढ़ जाएगा और होने वाली संतान आपकी बहुत अच्छी होगी। और उस चीज़ को तो हम अभी परखेंगे कि जब अब परिवार में अगर आगे संतान आती है तो इसको भी हम प्रैक्टिकली, मैं तो प्रयोग करके देख रहा हूँ, तो उनके व्यवहार से पता चलेगा कि जो प्रेगनेंसी में हमने अच्छे काम किए थे उसका कितना प्रभाव संतान के ऊपर पड़ा है। लेकिन मैंने आपको ये बताया, ये प्रयत्न हमने पिछले 4-5 महीने में किए हैं, तो ये मदद करेंगे। नाम जपना, कीरत करना, वंद चखना के कॉन्सेप्ट को लर्न कर लीजिए। इस टाइम पे माँ जितनी अच्छी वीडियोस देखेंगी, अब तो यूट्यूब भरा हुआ है अच्छी चीज़ों से, तो इसका अभ्यास जो है करना शुरू कर दीजिए। ये प्रेगनेंसी के दौरान, लैक्टेशन के दौरान और खासकर शुरू के जो फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, 5-6 साल जो बच्चे के हैं, उस समय पे भी लोग हमारे पास बहुत आते हैं, मेरा बच्चा 3 साल का है, 4 साल का है, क्या खिलाऊं। अरे खिलाना नहीं है, संस्कारों को उत्पन्न करो इस टाइम पे। उसमें बच्चा खाना पीना तो या तो प्रेगनेंसी के दौरान, एक बात को, एक सिद्धांत को दोबारा याद रखना, मैं मैक्सिमम वीडियोस में बताता हूँ। अगर आप बच्चे की हेल्थ अच्छा चाहते हैं, बच्चा मेरा निरोग्य हो, बच्चा अच्छे चीज़ों के साथ में जीवन अच्छा बिताए, तो ध्यान रखना प्रेगनेंसी से 1 साल पहला बहुत ज़रूरी है। जब माँ की हेल्थ अच्छी करोगे तो बच्चे की हेल्थ ऑटोमेटिक जाएगी। प्रेगनेंसी के दौरान माँ की केयर बहुत ज़रूरी है, इससे बच्चे की हेल्थ अच्छी होगी। प्रेगनेंसी के बाद में जो 6 महीने जब माँ दूध पिला रही है बच्चे को, ये बहुत ज़रूरी है। इस टाइम पे माँ को जितना अच्छा खिलाओगे बच्चे की हेल्थ अच्छी होगी। जैसे ही बच्चे ने माँ का दूध पीना बंद करा, उसके बाद में आप बच्चे के न्यूट्रिशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम नहीं करोगे। अब वो न्यूट्रिशन का खेल गया, कितने सालों के लिए गया? 8-9 साल का, 10 साल तक का, जब तक बच्चा नहीं हो जाता तब तक आप उसको क्या खिलाना है अब ये मैटर करेगा ही नहीं। उस बच्चे को मतलब कितना खिलाना है ये मैटर नहीं करेगा, क्या क्या खिलाना है, क्योंकि वो अब चिड़िया की तरह खाएगा थोड़ा थोड़ा। वो न्यूट्रिशन मैटर नहीं करेगा उसको बहुत ज़्यादा। इस टाइम पे जो हमें अपने बच्चे को देने हैं वो है संस्कार। जो प्रेगनेंसी के दौरान मैं आपको स्पिरिचुअल तरीके बता रहा हूँ और चीज़ें बता रहा हूँ, तो जब हमारा बच्चे ने 6 महीने के बाद माँ का दूध पीना बंद कर दिया, माँ के दूध तक उसको जितना हम न्यूट्रिशन और ताकत दे सकते थे, ये फ्यूचर में उसको ताकत देने वाला है। और जैसे ही वो वहां से हटेगा, उसके बाद में अब वो थोड़ा थोड़ा चिड़िया के बच्चे की तरह थोड़ा थोड़ा खाना खाएगा। आप सोचोगे ज़्यादा खा लो, कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वो ज़्यादा खा ही नहीं पाएगा। उस समय पे उसके संस्कारों के ऊपर, उसकी बुद्धि कैसी जा रही है, उसके संस्कार कैसे जा रहे हैं, किस तरह की सोच बन रही है, किस तरह का व्यवहार बन रहा है, इन चीज़ों पे फोकस करिए अगले 7-8 सालों तक। जैसे ही बच्चा 9-10 साल का, 11 साल का होगा, खेलना कूदना शुरू करेगा, फिर दोबारा से उसके न्यूट्रिशन पे फोकस करना शुरू कर दीजिए। अब जब वो खेलेगा और जब वो अच्छी डाइट लेगा तो बच्चे का शरीर निरोग्यता की तरफ आगे बढ़ेगा। तो आपके पास में 2 स्टेज होने वाली हैं जब बच्चे के न्यूट्रिशन पे आप काम करोगे। एक प्रेगनेंसी से 1 साल पहले, एक प्रेगनेंसी के दौरान, एक लैक्टेशन के दौरान, और उसके बाद में 9-10 साल के बाद में। अब शुरू के 1-2 साल, आप जो 3-4 साल में, उस समय पे हम सबसे ज़्यादा सोचते हैं मैं अपने बच्चे को ये खिला दूँ, वो खिला दूँ, फलाना खिला दूँ। मैटर ही नहीं करेगा, बच्चे का है ही नहीं, डाइट ही नहीं है इतनी, क्या खाएगा बच्चा। उस समय पे केवल छोटी छोटी चीज़ें हम आपको बताते हैं जो संस्कारों के अंदर जुड़ी होती है और संस्कारों को उत्पन्न करना है।
तो मुझे उम्मीद है कि इस पूरी वीडियो से आपको वो डाइट प्लान एग्जैक्ट पता चल गया होगा जो 1 महीने से 7 महीने तक अपने को फॉलो करना है। 7 महीने के बाद में हल्का सा हम इस डाइट प्लान में मॉडिफिकेशन करेंगे, जिसके लिए मैं अलग सी वीडियो बना दूंगा। तो वो वीडियो का पार्ट 2 होगा, उसको आप देख लेना। 8वें और 9वें महीने में हम हल्का सा वो चेंज, अभी मैं बड़े बुजुर्गों से कंसल्ट कर लूँ और फिर मैं वो वीडियो बना दूंगा आपको। तो 8वें और 9वें महीने में अगर हम वो करेंगे, और वो वीडियो मैं बनाऊंगा नहीं अभी क्योंकि 8वां और 9वां महीना तो चल रहा है पत्नी का, तो उनके ऊपर पहले ट्राई करेंगे और वो 2 महीना हम वो ट्राई करके अगर संतान सही तरीके से हो जाती है, सही हो जाती है, तो मैं आपको 8वें 9वें महीने की बताऊंगा। 7 महीने तक का जो मैंने अनुभव किया, जो मेरे पास थोड़ा बहुत ज्ञान था, वो मैंने आपके साथ साझा किया। मुझे उम्मीद है कि इतना क्रूशियल पीरियड जो है, भारत का भविष्य है होने वाली संतानें, और अगर हमने इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, मैं आपको बता दूं 80% मुझे बहुत दुख होता है जब मेरे परिजनों में से मेरे पास में कॉल आता है, वो बोलते हैं कि मेरे खुद के भाई की जो मतलब पत्नी है। अब देखिए कितना बड़ा दिक्कत होती है, चीज़ें बतानी बड़ी आसान होती हैं लेकिन खुद उनका अनुसरण करना बड़ा मुश्किल होता है हर किसी के लिए। तो मेरे सगे भाई की जो पत्नी है, उनको जब बेबी डिलीवर हुआ तो वो 6 महीने तक लगातार दूध नहीं पिला पाई, उनको दूध उत्पन्न ही नहीं हुआ। तो ये बहुत बड़ी स्थिति है गंभीर। बच्चा जब डिलीवर होता है और माँ अगर 6 महीने तक माँ का दूध उसको नहीं मिल पा रहा, तो ये समझ लीजिए हमारा देश इस वक्त बहुत गलत दिशा में आगे चल रहा है। तो इसीलिए मैं प्रेगनेंसी से आपको ये जो वीडियोस अब मैं सीरीज बना रहा हूँ, वो इसीलिए बना रहा हूँ कि भैया पहले से ही थोड़ी सावधानी रखो, ताकि डिलीवरी के बाद में जो है माँ पर्याप्त मात्रा में दूध अपने बच्चे के लिए उत्पन्न कर पाए। छोटे बच्चे को, 6 महीने तक के बच्चे को अगर माँ का दूध नहीं मिल पा रहा, तो चाहे देसी गाय का दूध होगा लेकिन वो काम पूरा नहीं कर सकता जो माँ का दूध बच्चे को मिलना चाहिए। ये उसका सबसे पहला फंडामेंटल राइट और उसका सबसे पहला हक है। और वही अगर हम देने में असमर्थ हैं तो क्या पैसे का करोगे, क्या हेल्थ का करोगे और क्या वैभव का करोगे, तो किसी का कोई फायदा नहीं है। तो मैं इतना प्रयत्न आप लोगों के साथ इसीलिए कर रहा हूँ ताकि जब बच्चा हमारा, जब संतान जब डिलीवर होगी आपके घर के अंदर, तो पहले 6 महीने के अंदर जो माँ है वो पर्याप्त मात्रा में दूध अपने बच्चे को पिला पाए। और 80% महिलाएं ये करने में इस वक्त असमर्थ हैं। ये देश के लिए एक संकट की स्थिति है। इन वीडियो के माध्यम से अगर हम उन स्थितियों को बचाने में कामयाब हो जाते हैं तो हम देश में बहुत अच्छा कर लेंगे और जो हमारे देश का भविष्य है बच्चे, वो हमारे लिए बहुत सुरक्षित हो जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ में भारत वंदे मातरम।